गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो ये पीआरटी का जो है सेट नंबर 28, इसके जो टेस्ट का डिस्कशन है इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीएस के क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास क्या कह रहा है कि वह स्थान जो किसी समय का फ्रांसीसी उपनिवेश था अब अरविंद आश्रम की मंजिल है, ये कौन सा है? ये क्वेश्चन है। देखिए, फ्रांसीसी उपनिवेश सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पॉपुलर जो हमारे देश में था वो था क्या? पांडिचेरी। ठीक है, पांडिचेरी। फ्रांसिस मार्टिन नाम का फ्रांस का गवर्नर था, फ्रांसिस मार्टिन, उसके द्वारा पांडिचेरी की स्थापना की गई थी। वर्तमान समय में वो जो है अरविंद आश्रम, अरविंद घोष के नाम पे, अरविंद आश्रम श्री अरविंदो, ठीक है, के नाम पे जाना जाता है। ये पहले क्रांतिकारी व्यक्ति थे, बाद में चल के इन्होंने संन्यास ले लिया था, ठीक है, क्रांतिकारी से, और फिर आगे जो है ये सन्यासी के रूप में इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। तो पांडिचेरी इसका करेक्ट आंसर होगा सी। यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि फ्रांसीसी जो है, फ्रांसीसी ये कब आए थे? 1664 में भारत आए थे। ठीक है, 1668 ईस्वी में, 1668 में इन्होंने सबसे पहले जो है अपना 1668 में सबसे पहला फैक्ट्री कहां? तो सूरत में स्थापित किया था। सूरत में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी फ्रांसीसी के द्वारा। अच्छा, ये जो फ्रांसीसी के द्वारा, फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा जो पांडिचेरी की स्थापना की, अगर आज के समय में हम देखें तो ये भारत के 3 राज्यों में मुख्य रूप से फैला हुआ है। किसी एक राज्य में पांडिचेरी का जो है वो अस्तित्व नहीं है। एक आपके पास तमिलनाडु है, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, यहां पर इसको पुडुचेरी ही कहा जाता है, पुडुचेरी, पुडुचेरी, ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, और इसमें तमिलनाडु के बाद आपके पास केरल का क्षेत्र आता है, केरल यहां भी है, और इसको, इस क्षेत्र को केरल में जो पांडिचेरी का क्षेत्र है वो माहे के नाम से जाना जाता है। क्या? माहे कहा जाता है। और तीसरा एक आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में यहां यनम के नाम से जाना जाता है। क्या? यनम के नाम से इसको जाना जाता है। तमिलनाडु में आप पुडुचेरी कह लीजिए, या फिर अगर इसको आप ज्यादा पसंद करते हैं तो कराईकल कह सकते हैं, कराईकल। तो कुल मिलाकर कंक्लूजन ये निकला कि वर्तमान समय में जो पांडिचेरी है ये एक्चुअली में भारत के क्या 3 राज्यों में फैला हुआ है। 3 राज्यों में इसके जो है उपनिवेश उस समय हुआ करते थे, उन सब को मिला के पांडिचेरी ही कहा गया है। स्वतंत्र भारत में यही स्वीकार किया गया। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तीनों राज्यों में पांडिचेरी का अस्तित्व है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या निकल के आ गया? हमारे पास आ गया पांडिचेरी। 1668 पहली फैक्ट्री सूरत में खुली थी, यह भी ध्यान रखिएगा। और 1611 की बात करें तो यहां पर अंग्रेजों ने अपनी सबसे पहली व्यापारिक कोठी खोली थी। अंग्रेज ने इनकी सबसे पहली व्यापारिक कोठी खुली थी। कहां खुली थी? व्यापारिक कोठी जो सबसे पहले खोली गई थी अंग्रेजों के द्वारा, हालांकि अस्थायी थी, ये खुली थी मुसलीपट्टनम में, मुसलीपट्टनम में ये जो है खोली गई थी। ठीक है, एक पॉइंट ये भी याद रखना है। अगर कंफ्यूजन हो जाए कि सूरत में तो पहली फैक्ट्री स्थापित की थी फ्रांस ने 1668 में, तो फिर अंग्रेज ने क्या किया था? अंग्रेज ने एक्चुअली में 1613 में सूरत में ही अपनी सबसे पहली फैक्ट्री को क्या किया था? प्रथम फैक्ट्री को स्थापित किया था। प्रथम फैक्ट्री 1608 का फैक्ट्री खुला ही नहीं था, केवल उसकी घोषणा मात्र हुई थी। ठीक है, तो सूरत में पहली फैक्ट्री अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई। यहां पर कुल मिला के क्वेश्चन का आंसर यह निकलता है कि अरविंद आश्रम कहां है? पांडिचेरी। अरविंद आश्रम पांडिचेरी में है, जो फ्रांस का कभी उपनिवेश हुआ करता था। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? अगर सर्वप्रथम कारखाना की बात करें तो अभी चर्चा मैंने की, या तो आप 1611 ले सकते हैं जब पहली व्यापारिक कोठी खुली अंग्रेजों की, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हुई है, या फिर 1613 लें। ये दोनों डेट जो है उस टाइम का है जब हमारे देश में मुगल शासक जहांगीर का शासन था, जहांगीर का शासन था। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जहांगीर के शासन काल में ही, यानी करेक्ट आंसर बी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। अब सवाल क्या क्या? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई तो वो डेट क्या? तो वो डेट था आपके पास 1600 ईस्वी, और 1600 ईस्वी में
भारत का शासन किसके हाथ में? भारत का जो शासन है ये था अकबर के हाथ में, क्योंकि 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हुई। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस मुगल शासक के काल में हुई? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अकबर। अकबर के काल में हुई 1600 ईस्वी में। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना काम करना शुरू करती है तो सर्वप्रथम फैक्ट्री जो लगाती है वह 1611 या 13 जो भी कहें वो जहांगीर के शासनकाल में लगाती है। ठीक है, 2 पॉइंट को हमेशा याद रखना है। ठीक, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी और उसके बाद यहां पर इसने 1857 तक इसने व्यापारी के रूप में व्यापार किया और बाद में चल के 1858 के तहत इसका शासन समाप्त हो गया। कंपनी का शासन समाप्त हो गया भारत में और इसकी जगह पे किसका शासन प्रारंभ हुआ? इसकी जगह पे जो है क्राउन का शासन प्रारंभ हुआ। क्राउन का जो शासन है ये प्रारंभ हुआ कब? 1858 में। ठीक है, उसके पहले किसका था? कंपनी का शासन था। अच्छा, कंपनी का जो शासन था इसमें 1833 का जो चार्टर एक्ट आता है, चार्टर एक्ट ये क्या कह रहा है? चार्टर एक्ट कह रहा है कि जो व्यापार पर एकाधिकार था किसका? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। यानी भारत के साथ जो है केवल और केवल ब्रिटेन की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी और कोई व्यापारी व्यापार नहीं करेगा। उस व्यापार पर एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था किसके तहत? 1833 के चार्टर के तहत। ठीक है, व्यापार पर एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। केवल और केवल चाय तथा चीनी, ये दो ऐसी चीन, चाय और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार था। साथ व्यापार पर एकाधिकार था। बाद बाकी क्या किया गया था? समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, कब? 1833 को। तो यहां पे करेक्ट आंसर हमारे पास क्या निकला? सेकंड का क्वेश्चन आंसर क्या? बी। सेकंड का जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास क्या निकल के आ रहा है? बी निकल के आ रहा है। करेक्ट आंसर जो है बी निकल के आ रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 में कौन विजय हुआ? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में विजय हुआ था हैदर अली। ध्यान रखिए, ये दक्षिण भारत में अंग्रेजों को पराजित करने वाला प्रथम, यानी अंग्रेज पहली बार जो पराजित हुए थे वो हैदर अली के द्वारा ही हुए थे। हैदर अली, ठीक है, के द्वारा ही हुए थे। ये प्रथम था, ठीक ना, प्रथम। और ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है इसमें मद्रास की क्या हुई थी? संधि हुई थी। मद्रास की संधि इसके तहत हुई थी। ठीक है, इसके तहत हुई थी। यहां ये भी ध्यान रखना है, जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये आपके पास वारेन हेस्टिंग्स के टाइम पर होता है। वारेन हेस्टिंग्स जो है ये गवर्नर जनरल जो था पहला बंगाल का, इसके टाइम पर होता है। वारेन हेस्टिंग्स के टाइम पर जो है ये होता है। और इसमें जो है सेकेंड वाले में वारेन हेस्टिंग्स, इसके टाइम पर क्या हुआ था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के टाइम पर जो है मंगलौर की संधि हुई थी। क्या हुई थी? मंगलौर की संधि हुई थी। मंगलौर की जो है यहाँ पे क्या हुई थी? संधि हुई थी। कब? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। इसमें हैदर अली की भी मृत्यु हुई थी, ये भी ध्यान रखना है। इसमें हैदर अली की मृत्यु हुई थी। तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध है, थर्ड जो आपके पास आंग्ल मैसूर युद्ध है, इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि से युद्ध समाप्त हुआ था। इसमें कौन था मुख्य? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो है ये एक्चुअली में इस युद्ध का प्रमुख करता था। और अंत में ये जो है कार्नवालिस के टाइम पर हुआ था, कार्नवालिस के टाइम पर। और यहाँ पे चतुर्थ जो आंग्ल मैसूर युद्ध है इसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। टीपू सुल्तान जो है इसकी मृत्यु हो गई। और ये जो हुआ था वेलेजली के टाइम पर हुआ था, वेलेजली। और टीपू सुल्तान की मृत्यु के साथ ही अंग्रेज ने ये जो मैसूर है, मैसूर को अपने कब्जे में ले लिया, अपने नियंत्रण में ले लिया था। तो इस तरह से जो क्वेश्चन हम देखते हैं तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास थर्ड का क्या निकल के आ रहा है? बी निकल के आ रहा है।
थर्ड का करेक्ट जो आंसर है वो आपके पास निकल के आ रहा है क्या, बी। बी जो है वो निकल के आ रहा है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 4। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहां से प्राप्त किया था? ये रंजीत सिंह की बात है। एक्चुअली में ध्यान रखना है कि रंजीत सिंह जो है ये 18वीं सदी के अंत में सिख राजा हुआ करते थे। सिख राजा, ये सुरकचिया मिस्ल है, कई सारे मिस्ल हुआ करते थे, मतलब कई सारे भाग। इसमें सुरकचिया मिस्ल से इनका क्या होता, रंजीत सिंह का संबंध था। ठीक है, रंजीत सिंह का संबंध था। और रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था ये शाह सुजा से। ए, यहां पे करेक्ट आंसर है ए। शाह सुजा कौन? शाह सुजा एक्चुअली में उस समय अफगानिस्तान का शासक था। अफगानिस्तान का शासक था, रंजीत सिंह ने इसकी मदद की थी। इसीलिए जो है ये शाह सुजा ने कोहिनूर हीरा किसको, रंजीत सिंह को दे दिया था, रंजीत सिंह को दे दिया था। ठीक है, तो यहां पर ये शाह सुजा से संबंधित पॉइंट है कि अफगानिस्तान का शासक था। और ये जो कोहिनूर हीरा है ये एक्चुअली में नादिर शाह के द्वारा यहां से लेके जाया गया था। ठीक है, फिर अहमद शाह अब्दाली था, वो भी लेके गया था। तो अफगानिस्तान का शासक था, उसने रंजीत सिंह की मदद की और जो है वो दे दिया था। यहां पे कहा जाता है कोहिनूर हीरा के बारे में कि ये जो है ये भारत में गोलकुंडा की खान से, गोलकुंडा की खान, ठीक है, खान आंध्र प्रदेश से ये निकाला गया था, से प्राप्त किया गया था। ये विश्व का सबसे बड़ा जो है हीरा कहलाता है। विश्व का सबसे बड़ा ये कहलाता है, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा जो है ये हीरा कहलाता है। ठीक है, बड़ा हीरा कहलाता है। वर्तमान समय में ये जो है ब्रिटेन में है। वर्तमान समय में यह ब्रिटेन में है। ये कहां है? ब्रिटेन में है। ये भी ध्यान रखना है कि जो सिख साम्राज्य था, जो सिख राज्य था, उस सिख राज्य में रंजीत सिंह के साथ जो अंग्रेज की संधि हुई थी, उसके बाद रंजीत सिंह है इनको भेज दिया गया था ब्रिटेन ही। रंजीत सिंह को अंतिम समय में कहां भेजा गया? अंतिम समय में ब्रिटेन भेजा गया था। ठीक है, ब्रिटेन भेजा गया था। ये भी बात आप याद रखेंगे। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये निकला कि रंजीत सिंह को जो सुप्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा है वो एक्चुअली में कहां से मिला? तो वो एक्चुअली में मिला था शाह सुजा से। कहां से? शाह सुजा से मिला था। ठीक है, और ये जो आपका कोहिनूर हीरा है ये गोलकुंडा की खान जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, यहां से जो है एक्चुअली में प्राप्त किया गया था। आंध्र प्रदेश से इसको प्राप्त किया गया था। आंध्र प्रदेश से प्राप्त किया गया था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। 1857 के विद्रोह से निम्नांकित में कौन संबंध नहीं है? बेगम हजरत महल लखनऊ से संबंध रखती है। लखनऊ में आंदोलन का नेतृत्व किया कुंवर सिंह, इन्होंने जगदीशपुर यानी बिहार से नेतृत्व किया। उधम सिंह, इनका कोई संबंध इसमें नहीं है। इन्होंने 1940 में जनरल ओ डायर जो उस समय जब 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उस जालियांवाला बाग हत्याकांड में ये जो है पंजाब का कहा जाता है कि गवर्नर था। पंजाब का उस समय प्रशासक जिसको कहते हैं वो यही था, जनरल ओ डायर। 1940 में इसकी उधम सिंह ने हत्या कर दी थी। ठीक है, इसकी उधम सिंह ने ब्रिटेन में क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी उधम सिंह। और बाद में इन्होंने हत्या करने के बाद खुद को अरेस्ट भी करवा लिया था, भागे नहीं थे वहां से, अरेस्ट करवाया था। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनकर आया हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा वहां पे, क्योंकि हम लोग उधम सिंह पढ़ के और फिर छोड़ देते हैं किसको, तो इसको मार दिया, लेकिन मारने के बाद वहां से भागे नहीं और उन्होंने अपने आप को गिरफ्तार करवाया और बाद में उनको फांसी दे दी गई थी। तो उधम सिंह का संबंध 1857 से बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं था। ओके, उसके बाद का पॉइंट यह है 1857 से संबंधित कुछ पॉइंट्स में बता दूं जो इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम्स में पूछने की पूरी संभावना होती है। एक तो ये कि 1857 जो विद्रोह है इसका सरकारी इतिहासकार, ये क्वेश्चन कई बार आता है, सरकारी जो इतिहासकार थे वो थे एस एन सेन।
S.N. सेन थे, जिनकी पुस्तक क्या थी 1857, यही उनके पुस्तक का नाम था। ठीक है, बुक का नाम था 1857। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि सती चौड़ा की घटना ये 1857 से संबंधित है, 1857 से, और उसमें भी किससे, तो ये संबंधित है नाना साहब, जिन्होंने कानपुर में नेतृत्व किया था, उनसे संबंधित है ये 1857 सती चौड़ा की घटना, जब उन्होंने कई सारे अंग्रेज को बर्बाद दिया था, जबकि उन्हें आश्वासन दिया गया था उन्हें मारा नहीं जाएगा, वो जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, सती चौड़ा की घटना का संबंध ये सरकारी इतिहासकार एसेंशन हो ही गए। एक यहाँ पे अहमदुल्ला की बात आती है, इसको भी याद रखिएगा। अहमदुल्ला, इन्होंने फैजाबाद का नेतृत्व किया था, फैजाबाद से 1857 का नेतृत्व किया, और अहमदुल्ला जो थे इन पर 50,000 का इनाम घोषित किया था अंग्रेजों ने। 50,000 का जो है इनाम घोषित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और अहमदुल्ला ने अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया था, फतवा भी जारी किया था। अंग्रेजों के विरुद्ध क्या फतवा जारी किया था। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, इतना पॉइंट। तो करेक्ट आंसर यहां पे निकल के आपके पास क्या आ रहा है, करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है क्या, उधम सिंह। 5 का करेक्ट आंसर क्या है, उधम सिंह। 5 का करेक्ट जो आंसर है वो है उधम सिंह। ठीक है, हाँ, सबसे कट्टर दुश्मन जो है वो अहमदुल्ला को ही कहा जाता है अंग्रेजों का। ठीक है, 1857 वाले में। ओके, आइए नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? अकबर द्वितीय ने किस लिए भेजा था? अपना पेंशन बढ़वाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए भेजा था। अपना पेंशन बढ़वाने के लिए भेजा था, बढ़वाने के लिए। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि राजा राम मोहन राय गए भी थे, लेकिन वहां पहुंचने के बाद ब्रिस्टल जो है, ब्रिस्टल शहर में उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। और राजा राम मोहन की समाधि भी वहीं है। कहां? ब्रिस्टल में ही है। ठीक है, राजा की उपाधि भी किसने दी थी इनको? राजा की उपाधि जो है राजा राम मोहन राय को, राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा ही दी गई थी। अकबर द्वितीय के द्वारा ही दी गई थी। एक्चुअली में वास्तविक में वो राम मोहन राय थे। ठीक है, राम मोहन राय, लेकिन राजा की उपाधि दी गई थी किसके द्वारा? तो वो अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। ठीक है, अब ये राजा राम मोहन राय जो थे बहुत बड़े समाज सुधारक थे। ठीक है, बहुत बड़े समाज सुधारक थे। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की। आत्मीय सभा, इसी सभा को 1828 में बदल दिया और ये हो गया ब्रह्मा समाज। ब्रह्मा समाज की स्थापना की। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की डेविड हेयर के साथ मिलके। डेविड हेयर के साथ मिलकर इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। ये सारा काम कलकत्ता में हो रहा है, ध्यान रखना है। कलकत्ता से संबंध रखते थे, सब कुछ कलकत्ता में है। तो 15, 28, 1817 और 25 ये 4 इनके इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। और इनके द्वारा मिरातुल अखबार भी प्रकाशित किया गया था। अखबार जो है, न्यूज़पेपर जो है वो प्रकाशित हुआ था। ठीक है, प्रकाशित मिरातुल के साथ संवाद कौमुदी नाम की एक पत्रिका भी थी। संवाद कौमुदी, इसका भी प्रकाशन जो है ये किया गया था किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक ना, तो कुल मिला के करेक्ट आंसर आपके पास निकला कौन? अकबर द्वितीय। 6 का करेक्ट आंसर क्या है? अकबर द्वितीय। नेक्स्ट पे आइए। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, वह कौन सी थी? कैसर ए हिंद। क्या था वो? कैसर ए हिंद। कैसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को क्यों दी गई थी? क्योंकि ध्यान रखिएगा कि महात्मा गांधी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध में समर्थन किया था। किसका? अंग्रेज का समर्थन किया था। और इसी समर्थन करने के कारण से उनको कैसर हिंद की उपाधि दी थी। किसने? अंग्रेजों ने। लेकिन 1 अगस्त
1920 को प्रारंभ होने वाला असहयोग आंदोलन के समय उन्होंने ये लौटा दिया, कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी। केवल कैसर हिंद ही नहीं लौटाया, बल्कि असहयोग आंदोलन के समय से इन्होंने जो है अपने शरीर पे, बदन पर कपड़े तथा पैर में चप्पल पहनना छोड़ दिया था। पैर में जूता चप्पल जो है ये पहनना क्या किया था, छोड़ दिया था। ठीक है, छोड़ दिया था इसी समय से। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो 1 अगस्त 1920 की बात है। यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि 1 अगस्त 1920 को भारत को एक और नुकसान उठाना पड़ा था। राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक की क्या हो गई थी, बाल गंगाधर तिलक की यहाँ मृत्यु हो गई थी। तिलक की मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद बनाया गया था तिलक कोष, है ना, तिलक कोष बना था। राष्ट्रीय स्तर की बात अगर करें, राष्ट्रीय स्तर पर, तो तिलक कोष में राष्ट्रीय स्तर पर 1 करोड़ जो है वो रुपए इकट्ठे किए गए थे। अच्छा, तिलक कोष जो बिहार में था, यहां भी गठित हुआ था बिहार में। इसके संयोजक कौन थे, ये क्वेश्चन अगर आ जाए, संयोजक तो वो थे श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह को संयोजक बनाया गया था। श्री कृष्ण सिंह को क्या बनाया गया था, संयोजक बनाया गया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 7th का जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास क्या निकल के आया, वो निकल के आया बी। 7th का करेक्ट जो आंसर है वो निकल के क्या आया, बी आया। ठीक है, बी आया। ओके, हाँ 9:15 वाली क्लास है बॉस। अब आकाश ये चेंज हो चुका है, टाइम इसका 11 बजे हो गया। ठीक है, 9:15 वाली क्लास का टाइम चेंज होके क्या हो गया है, 11 बजे हो गया। ठीक है, ओके। हाँ, श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी भी कहा जाता है। यहां ध्यान रखिएगा, श्री कृष्ण सिंह जो हैं इनको बिहार केसरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिहार केसरी। और यहां पर एक और बिहार विभूति, ये किनको कहा जाता है, अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह जो है इनको बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नेक्स्ट आइए। भारत में अस्थाई बंदोबस्त के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। अस्थाई बंदोबस्त जो है ये कार्नवालिस के टाइम पे आया था। कार्नवालिस, इसमें कुल 19% ब्रिटिश क्षेत्र शामिल था जिसपे लागू किया गया था, ब्रिटिश क्षेत्र। ठीक है, इसको जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। जमींदारी, क्योंकि जमींदार इसके मालिक होते थे जमीन के, जमींदारी व्यवस्था इसी को कहा जाता था। ठीक है, जमींदार ही कर वसूलने के लिए जिम्मेवार थे। बंगाल, बिहार तथा ओडिशा का जो क्षेत्र है ये जो है मुख्य रूप से इसमें शामिल था, बिहार, बंगाल और ओडिशा। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्षेत्र बनारस का भी हालांकि था, बनारस का मुख्य रूप से यही शामिल था इसमें 19%। तो ये क्या था, जमींदारी व्यवस्था एक हो गई। दूसरा आपके पास जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसको थॉमस मुनरो तथा कैप्टन रीड के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और इसमें ब्रिटिश क्षेत्र का कितना 51% हिस्सा शामिल था। 51%। मुख्य रूप से ये मुंबई, मद्रास तथा दक्कन के क्षेत्र में इसको, दक्षिण के क्षेत्र में इसको लागू किया गया था। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसमें क्या था कि अंग्रेज और किसान के बीच प्रत्यक्ष संबंध था। किसान के मध्य क्या था, प्रत्यक्ष संबंध था। यह भी आपको ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था मुनरो और कैप्टन रीड की थी। और तीसरी सबसे बड़ी व्यवस्था जो एक और थी, महालवाड़ी व्यवस्था, ये एक्चुअली में शुरू की गई थी हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। हॉल्ट मैकेंजी ने इसको शुरू किया था। ठीक है, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। और इसमें मुख्य रूप से पंजाब, मध्य प्रांत, जो मध्य प्रदेश का इलाका उस समय हुआ करता था, छत्तीसगढ़ वाला, तथा यूपी के कुछ हिस्सों में, उत्तर प्रदेश में इसको लागू किया गया था। और ये जो है लगभग 30% क्षेत्र जो है वो कवर करता था। अब जरा क्वेश्चन देखें, इसकी शुरुआत लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा की गई, बात तो सही है। ये सही नहीं कौन है, ये पूछ रहा है। इसको बंगाल, बिहार में कार्यान्वित किया गया, उड़ीसा को छोड़ दिया है। चलिए बिहार, बंगाल भी सही मानेंगे, ओडिशा भी लिख देते तो और अच्छा रहता है यहाँ पे।
जमींदार केवल मालगुजारी के संग्राहक थे, भूमि के स्वामी नहीं थे। तो गलत हो गया, यही एक्चुअली में सी हुआ। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या बना? सी। भूमि के मालिक ही थे जमींदार। ध्यान दीजिएगा, जमींदार यहां पर क्या थे? भूमि के मालिक हुआ करते थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या निकल के आया? सी निकल के आया। करेक्ट आंसर जो है वो क्या था? सी था। और अगर यहां पर बंगाल, बिहार और ओडिशा को भी मान के चलें कि गलत लिखा हुआ है, क्योंकि बंगाल बिहार के साथ ओडिशा भी था, तब तो इसमें एक से अधिक हो जाएगा, डी हो जाएगा। लेकिन चूंकि बिहार और बंगाल तो सही है ही, इसमें था ही, तो इसको हम गलत नहीं मानेंगे। ठीक है, एक ओडिशा यहां पे नहीं है। करेक्ट आंसर क्या निकल के आया 8 का? करेक्ट आंसर जो है 8 का निकल के आया सी। सी जो है यहां पे क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, सी हो गया। ओके, आइए, जब भारतीय मानक समय की यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वो क्या? देखिए ये क्या कह रहा है। पहली बात तो ये कि 1 डिग्री अगर हम लोग चलते हैं तो 4 मिनट का अंतर आता है। ठीक ना, 4 मिनट, तो इसका मतलब 15 डिग्री अगर चलेंगे तो कितना? 60 मिनट, यानी 1 घंटे का अंतर आएगा। 1 घंटे का अंतर तो आ ही जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, 1 घंटे का अंतर आ गया। कब? 15 डिग्री चलने पे। ठीक, और यहां कह रहा है कि भारतीय मानक समय जो 82.5 डिग्री होता है, 82.5 डिग्री, ठीक है, ये होता है, तो उस पर अर्धरात्रि है। अर्धरात्रि का मतलब 12 बज गए, और की कहने का मतलब ये हुआ। और फिर जब वो जा रहा होता है आगे तो 6 बजता है। 6 बजने का मतलब क्या हो गया? 6 बज रहा है जहां वो पहुंच रहा है, इसका मतलब कुल मिला के टोटल टाइम हो गए कितने? 6 घंटे तो हो ही गए। कितने हो गए? 6 घंटे हो गए। ठीक है, तो कह रहा है कि वो स्थान की अवस्थिति क्या है। तो 82.5 पे पहले वो था, 6 घंटे चला, 6 घंटे चला, 1 घंटे में 15 मिनट, तो 6 घंटे में कितना? 6 घंटे में कितना? 15 डिग्री 1 घंटे में, तो 6 घंटे इंटू 6 बराबर यहां पे 90 डिग्री। यहां पे एक्चुअली में क्या हो गया? 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री चला। तो अब इसमें 82.5 में से 90 को आप जोड़ लीजिए। 82.5 यहां पे क्या करेंगे? 90 जो है यहां पे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के 172 पॉइंट कुछ इतना, 172। ठीक है, करेक्ट आंसर यहां पर निकल के आया बी। लेकिन यहां पे 0.5 मिनट होना चाहिए, वो 72.5 डिग्री था। ठीक है, आधा आधा था, आधा जुड़ेगा। जो 6 से 8 वाला जीएस करवाते हैं उसका भी क्लास करती है, क्या है पता नहीं जीएस का क्या, ये सर करवाते हैं जो। ठीक है, ये तो इस प्रकार से करेक्ट जो आंसर है 9 का यहाँ पे क्या निकल के आया? 9 का यहाँ पे निकल के आएगा बी। हालांकि यहाँ पे 172.5 डिग्री, 0.5 डिग्री। ठीक है, ये पूरा का पूरा 172.5 डिग्री आना चाहिए। कैलकुलेशन का तरीका यही होता है। ठीक, कि 1 डिग्री पे 4, तो 15 डिग्री पे कितना? 60 मिनट, यानी 1 घंटे, तो 6 डिग्री कुल मिला के। ठीक है, ये माउंट एवरेस्ट कहां है ये पूछा जा रहा है। माउंट एवरेस्ट एक्चुअली में देखें तो नेपाल में है। यहां एक पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि माउंट एवरेस्ट, ये जो हमारा हिमालय है, हिमालय, ये हिमालय की जो श्रेणी है ना, श्रेणी, इसमें एक आता है हिमाद्री। हिमाद्री जो है इसको सर्वोच्च हिमालय कहते हैं। सर्वोच्च हिमालय के नाम से इसको जाना जाता है, सर्वोच्च हिमालय कहते हैं। ठीक है, हिमाद्री यानी सर्वोच्च हिमालय। तो ये जो सर्वोच्च हिमालय आपके पास हिमाद्री है, इसका जो रेंज है, इसमें जो पार्ट्स हैं वो पार्ट क्या हैं? एवरेस्ट हो गया, एवरेस्ट, कंचनजंगा हो गया, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंगा देवी, कामेत, नामचा बड़वा, ये सब जो है ना, क्या है ये सभी पर्वतों के शिखर हैं जो हिमाद्री में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? हिमाद्री में पाए जाते हैं, जिसको हम सर्वोच्च हिमालय कहते हैं। हिमाद्री की ऊंचाई कितनी होती है? 6000 मीटर होती है। 6000 मीटर औसत ऊंचाई है। और इसकी चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई इसकी 120 से 190 किलोमीटर होती है। जितने भी सर्वोच्च शिखर हैं वो सब कहां पाए जाएंगे? सारे सर्वोच्च शिखर जो हैं
वो आपके पाए जाएंगे हिमालय श्रेणी में, जिसको हम हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय के नाम से जानते हैं, उसको हम सर्वोच्च हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, हाँ, सर्वोच्च हिमालय के नाम से जानते हैं। तो कुल मिला के करेक्ट जो आंसर यहां पर क्या निकला, 10 का सी। 10 का सी यहां पर क्या हुआ, नेपाल। ठीक है, 10 का करेक्ट आंसर क्या निकला, सी निकला। ठीक, ये हिमाद्री सर्वोच्च हिमालय की श्रेणी है, ऊंचाई चौड़ाई दोनों याद रखना है। अच्छा, भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछ दे, भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो किसका हिस्सा ये, सबसे जो ऊंची चोटी है वो किसका हिस्सा, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है, काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है। और इसको क्या कहते हैं, इसको K2 या गॉडविन ऑस्टिन के नाम से, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है, गॉडविन ऑस्टिन इसको कहा जाता है। तो 10 का करेक्ट जो आंसर आपके पास है वो सी है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। मेघालय का पठार किसका भाग है। देखिए, मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। प्रायद्वीपीय खंड के बारे में पहला पॉइंट ये जो है, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, बहुत प्राचीन है, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि ये त्रिभुजाकार है, ट्रेंगुलर है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, त्रिभुजाकार है। तीसरी बात ये कि पूर्व में इसका जो ढाल है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ है, बंगाल की खाड़ी की ओर है। ठीक है, और पश्चिम में जो इसका ढाल है वो अरब सागर की ओर है। ये पता चलता है कैसे, जब नर्मदा और तापी जैसी बड़ी नदियां अरब सागर में अपना जल विसर्जन करती है, उससे पता चलता है। ठीक है, प्रायद्वीपीय खंड को अगर हम लें तो ये अरावली, अरावली से लेके शिलोंग यानी मेघालय तक, मेघालय तक कहां, उत्तरी भाग को देखें भारत का, अगर उत्तरी भाग, तो उत्तरी भाग में जो है प्रायद्वीपीय जो भारत है वो अरावली से लेके शिलोंग तक है, मेघालय उसी का हिस्सा हो गया। ठीक, एक पॉइंट। अगर दक्षिण की तरफ हम चलते हैं, दक्षिण में, तो ध्यान दीजिएगा कहां कहां, तो दक्षिण में आपके पास आएगा मालवा, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, बघेलखंड, दंडकारण्य, दंडकारण्य। ठीक है, दंडकारण्य, ये आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ मुख्य रूप से इसी में, और नहीं तो ओडिशा, ओडिशा। ठीक है, ये इन क्षेत्रों में दंडकारण्य फैला हुआ है। तो मालवा हो गया, बुंदेलखंड हो गया, बघेलखंड हो गया, दंडकारण्य हो गया, ये सभी क्षेत्र जो है दक्षिण का। अच्छा, ये कहां तक, तो छोटा नागपुर के पठार तक। ये भी देखिएगा, छोटा नागपुर का जो पठार है ना, ये भी झारखंड में जो है, ये भी जो है हिस्सा किसका है, प्रायद्वीपीय खंड का है। तो कुल मिला के दक्षिण में मालवा से लेके छोटा नागपुर तक जो है पूरा का पूरा, और उत्तर में अरावली से लेके शिलोंग तक पूरा ये प्रायद्वीपीय पठार है, त्रिभुजाकार, जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो जो हिमालय मेघालय का पठार है वो भी हिस्सा किसका, प्रायद्वीपीय खंड का होगा, वो भी हिस्सा किसका है, प्रायद्वीपीय खंड का होगा। ठीक ठीक, करेक्ट। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपके पास वो है 12। निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं। भारत में प्रवाल द्वीप तो लक्षद्वीप। ठीक है, ये तो आसान क्वेश्चन हो गया, लक्षद्वीप के निकट पाए जाएंगे। लक्षद्वीप है, इस पर टोटल द्वीप की संख्या कितनी, 36। टोटल द्वीप की संख्या इसमें 36 है, जिसमें हमें लगता है कि लगभग 12 द्वीप पर जनसंख्या निवास करती है, बाद बाकियां वीरान है, जनसंख्या निवास करती है, बाद बाकी जो है वो खाली है, वीरान है। इसमें यह भी ध्यान रखना है कि सदाबहार जो वन है वो अधिकांश मात्रा में यहाँ पे पाए जाते हैं, सदाबहार वन जो है यहाँ पर अधिकांश मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, यह भी ध्यान रखना है कि मिनी कॉय जो है, मिनी कॉय जो लक्षद्वीप के ही निकट है लेकिन उससे बिल्कुल अलग है, मिनी कॉय और लक्षद्वीप को 9 डिग्री चैनल अलग करती है, 9 डिग्री चैनल अलग करती है। अच्छा, यहां पर मालदीव उसके भी नीचे है, मिनी कॉय के नीचे। मालदीव और मिनी कॉय को अलग करने वाली एक्चुअली में क्या होती है, 8 डिग्री चैनल होती है, 8 डिग्री चैनल होती है। यह भी ध्यान रखना है आपको कि मिनी कॉय जो है ये अरब सागर का सबसे बड़ा द्वीप है, अरब सागर का सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है। कौन, तो मिनी कॉय। ठीक है, मिनी कॉय, इस पर क्या महल भाषा बोली जाती है, यह भी ध्यान रखेंगे, महल भाषा। पूरे लक्षद्वीप पर कौन सी भाषा, लक्षद्वीप पर मलयालम भाषा बोली जाती है मिनी कॉय को छोड़कर,
मिनिकॉय जो है उस पे लक्षद्वीप सॉरी मलयालम, और ये एक पड़वाल द्वीप है, पड़वाल से बना हुआ है, एटॉल से बना हुआ है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 12 का क्या निकला? सी निकला। करेक्ट आंसर जो है 12 का क्या आ गया? सी आ गया, सी आ गया। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर आपके पास 13 पे चलें। 13, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी महानदी होगी। ठीक है, महानदी जो है ये सबसे बड़ी होगी। ये यहां ध्यान दीजिएगा, मैकाले पर्वत जो है ना, मैकाले श्रेणी मध्य प्रदेश में और भी फैला हुआ, तो मैकाले श्रेणी जो है यहाँ का एक चोटी है अमरकंटक। अमरकंटक जो है ये मैकाले श्रेणी की चोटी है, और यहां से पश्चिम, पूर्व तथा दक्षिण, दक्षिण 3 नदी निकलती है अमरकंटक से। पश्चिम की तरफ नर्मदा निकलती है, नर्मदा। पूरब की तरफ से अगर देखें अमरकंटक के, तो निकलती है आपके पास महानदी, जो उड़ीसा से बहते हुए और फिर चली गई बंगाल की खाड़ी। और दक्षिण की तरफ एक सोन नदी निकलती है, सोन नदी, जो दक्षिण बिहार की सबसे प्रमुख नदी है। दक्षिण बिहार की सबसे प्रमुख नदी है, सबसे प्रमुख नदी है, प्रमुख नदी है। ठीक है, और ये एक्चुअली में बाद में चल के गंगा की सहायक बन जाती है, गंगा में जाके ये मिल जाती है, गंगा की सहायक। गंगा में मिलती है कहां? पटना के पास जो है। ठीक है, ये गंगा में आके मिल जाती है, दानापुर के पास। तो अमरकंटक से निकलने वाली ये महानदी होती है। ठीक है, अमरकंटक से जो है ये महानदी निकलती है, और इसका जो है प्रवाह क्षेत्र देखें, प्रवाह क्षेत्र तो 1.42 लाख किलोमीटर स्क्वायर जो है कुल मिला के होता है, 1.42 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ये इन दोनों नदियों में सबसे अधिक है। कावेरी, इसको दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी कहा जाता है, दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, जाना जाता है। और ये जो है आपके पास दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी नर्मदा जो है, ये सतपुड़ा तथा विंध्याचल या विंध्य के मध्य जो है कि मध्य ये भ्रंश घाटी का निर्माण करके, यानी पहाड़ों को काटकर मध्य ये बहती है। कौन? नर्मदा बहती है। ठीक है, नर्मदा सतपुड़ा और विंध्य के मध्य बहती है। और ये जो ताप्ती है, ये विंध्य तथा अजंता के मध्य बहती है। अजंता के मध्य बहने वाली कौन है? ताप्ती नदी है। ताप्ती और नर्मदा दोनों अपना जो पानी है वो कहां गिराती है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है नर्मदा, और प्लस में तापी। ठीक है, तापी या ताप्ती, ये दोनों जो है अरब सागर में अपना जल गिराती है, यानी पश्चिम की ओर बहने वाली। अरब सागर में गिराने वाली और भी नदी है, जैसे माही, साबरमती, लूनी, ये सब नदी जो है ना, ये भी अरब सागर में ही अपना जल विसर्जन करती है। तो करेक्ट आंसर 13 का निकला ए। 14 पे आइए, चेरापूंजी कहां स्थित है? चेरापूंजी वैसे तो मेघालय में हम लोग जानते थे। ठीक है, मेघालय में जानते थे, लेकिन मेघालय में भी ये पहाड़ियां पूछ रहा है, नगा, गारो, खासी। तो चेरापूंजी एक्चुअली में खासी पहाड़िया में स्थित है। कहां है? खासी पहाड़िया। मेघालय में ही एक जगह है मानसीराम। ठीक है, जहां पे सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होता है, सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होता है। ठीक है, एनुअली। कहां? मानसीराम में। सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला भारत का क्षेत्र, सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला जो क्षेत्र है, इसको आप 2 लिख सकते हैं। पहले नंबर पे लेह का लिखिए, अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो सही है, नहीं दिया हुआ है तो जैसलमेर लिखिए, जैसलमेर राजस्थान। ठीक है, ये पॉइंट होगा। तो फर्स्ट और सेकंड जो मर्जी आप लिख सकते हैं। ठीक, तो करेक्ट आंसर 14 का क्या निकला? सी निकला, खासी पहाड़ियां। आइए नेक्स्ट पे, भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षय से हुई है? काली कपास जो है ये बनता है बेसाल्ट चट्टान से। और बेसाल्ट चट्टान का निर्माण कैसे होगा? बेसाल्ट चट्टान का निर्माण होगा ज्वालामुखी से, ज्वालामुखी से। तो कुल मिला के करेक्ट आंसर क्या निकला? ज्वालामुखी चट्टान होती है। ठीक है, ज्वालामुखी है। अब ये जो है काली कपास बेसाल्ट चट्टान, इसको रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं, रेगुड़ मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, ये रेगुड़ मिट्टी, इसमें जो है एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, चूना, ये सब जो है प्रधान रूप से पाया जाता है, प्रधानता होती है। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ह्यूमस,
ह्यूमस, इस सब की जो होती है वो कमी होती है। ठीक है, मुख्य रूप से जो काली की मिट्टी है ये आपके पास महाराष्ट्र, गुजरात का कुछ इलाका, पश्चिमी मध्य प्रदेश एमपी, ठीक है, और कर्नाटक के हिस्से में ये पाई जाती है क्या, कपास, ठीक है, सॉरी काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसको काली मिट्टी जो है इसको उष्णकटिबंधीय चेरनोजम भी कहते हैं, और दुनिया की कुछ उपजाऊ मिट्टी में से ये महत्वपूर्ण मिट्टी उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। कृषि में युग्म पैदावार का आशय, युग्म मतलब जोड़े में पैदावार, ठीक है, विभिन्न मौसमों में दो फसल, एक ही साथ दो फसल, अन्य फसल के साथ एक फसल, या उपयुक्त में से एक से अधिक। करेक्ट आंसर इसमें है विभिन्न मौसम पर दो फसल को उगाना एक्चुअली में युग्म पैदावार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहां पर ये तो युग्म पैदावार की बात हो गई। सबसे अधिक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है मिश्रित कृषि किसको कहते हैं। मिश्रित कृषि याद रखिएगा, जब खेती के साथ यानी फसल उगाना के साथ पशुपालन को किया जाए तो ये एक्चुअली में मिश्रित कृषि के नाम से जानी जाती है। ठीक है, मिश्रित कृषि में क्या क्या आता है, इसमें विभिन्न मौसम पर खेती के साथ पशुपालन जो है ये दोनों साथ साथ हो तो ये मिश्रित कृषि के नाम से मिक्स्ड एग्रीकल्चर इसको हम कहते हैं। मिक्स्ड एग्रीकल्चर के नाम से इसको जानते हैं। भारत में अगर आप कृषि में देखें फसल की बात तो फसल मुख्यतः तीन प्रकार की होती है, तीन, रबी, खरीफ और जायद, तीन प्रकार की फसल होती है। रबी जो है ये ठंड के मौसम की फसल है, खरीफ जो है ये गर्म की फसल है, और ये जो है मार्च महीने से लेके जून तक की होती है, जून जुलाई तक की ये फसल होती है जायद। इसमें मुख्य रूप से हरी सब्जी, ठीक है, तरबूज, खरबूज, खीरा, है ना, इस प्रकार की जो फसल है ये की जाती है। ठीक, रबी में आपके पास मुख्य रूप से क्या आता है, गेहूं आता है, गेहूं के साथ दलहन के सारे फसल आ गए, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तिलहन के फसल जो हैं तेल प्राप्त करने वाले वो सब किस में आते हैं, रबी में आते हैं। ठीक है, रबी में आते हैं। ठीक, कुछ तिलहन का फसल जो होता है वो रबी खरीफ दोनों में आता है, जैसे तिल एक ऐसा चीज है जो यहां भी आएगा तिल, और तिल यहां भी आएगा। ठीक है, उत्तर भारत में ये रबी का फसल होता है, दक्षिण भारत में ये एक्चुअली में क्या हो जाता है, गर्मी का फसल होता है। इसमें आपके पास आएगा मक्का, तंबाकू, कपास, चावल, ये सभी क्या है, खरीफ के फसल होते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पर, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष इकाई होती है दूरी की। एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई कुल जो दूरी है, कुल दूरी इसको कहते हैं प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश वर्ष, और एक लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा जो दूरी तय की जाती है उसी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश की चाल क्या, निर्वात में क्या होती है, मैक्सिमम, अधिकतम होती है, और कितनी होती है, c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और अगर माध्यम की बात करें, माध्यम में जो है सबसे अधिक गैस में होगी, उससे कम द्रव में होगी, और सबसे कम ठोस में होगी। क्या, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें, गैस में, उससे कम किसमें, द्रव में, सबसे कम किसमें, ठोस में। प्रकाश की चाल होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहां पर निकल के आया ए, करेक्ट आंसर निकला ए। आइए नेक्स्ट पे, सोनार का हम उपयोग करते हैं। सोनार का उपयोग किया जाता है समुद्र के अंदर वस्तुओं का पता लगाने में, किसका उपयोग, तो सोनार का उपयोग।
इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, समुद्र की गहराई नापने में, गहराई नापने में ये भी कह सकते हैं। अच्छा, समुद्र की गहराई नापने के लिए एक फैदोमीटर का भी उपयोग होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, फैदोमीटर का भी उपयोग होता है। और यहां मैं लिख दूं सोनार का उपयोग भी होता है। दोनों याद रखना है, दोनों याद रखना है, ठीक है। 2 पॉइंट हो गया। अच्छा, समुद्र की गहराई जो होगी, समुद्र की गहराई, गहराई को किस में मापते हैं? गहराई की इकाई क्या होगी? क्या किलोमीटर? नहीं, गहराई की जो इकाई है वो एक्चुअली में फैदम ही होती है। फैदम, फैदम में इसको मापा जाता है, ठीक है। समुद्र की गहराई की इकाई फैदम में मापा जाता है। और ये सोनार जो है ये पराश्रव्य तरंग का उपयोग करता है। पराश्रव्य तरंग, करेक्ट आंसर ही पराश्रव्य तरंग, मतलब जिसकी आवृत्ति कितनी है? जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक है, अधिक है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक जिसकी फ्रीक्वेंसी है उसको पराश्रव्य। तो करेक्ट आंसर 18 का क्या आ गया? सी आ गया, सी आ गया। रेडियो तरंग का उपयोग कहां? रडार में। रडार में क्या? रेडियो तरंग का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे हवाई जहाज से यात्रा कीजिएगा आप, तो इसका मतलब हुआ कि ये अगर जमीन है, ठीक है, जमीन, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे दाब का मान घटता है। दाब कौन सा? वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब का जो मान है वो घटता है। वायुमंडलीय दाब का मान तो घटता है, लेकिन पेन के अंदर का जो रिफिल है, वो द्रव है, उसका तो दाब वही रहता है। वायुमंडलीय दाब घट रहा है, उसका दाब वही है, तो क्या करता है? बाहर की ओर निकल जाता है ना। तो दाब में कमी के कारण से ऐसा होता है, वायु दाब में कमी के कारण से होता है। अब वायुमंडलीय दाब जो है ये पृथ्वी पर कितना लगता है? पृथ्वी पर 1.05 इंटू 10 टू द पावर 11, 10 टू द पावर 11 न्यूटन पास्कल। पास्कल, करेक्ट आंसर क्या? 1.05 10 टू द पावर 10 टू द पावर 5 पास्कल, सॉरी, ठीक है। 1.05 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल का प्रेशर लगाती है कौन? वायुमंडल। किस पर? हम पर, सभी जीव जंतुओं पर, पृथ्वी के सारे वस्तुओं पर, ठीक। तो दाब में कमी के कारण क्या होता है? ये जो है पेन निकल जाता है, ठीक है। आइए, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करेगा? सबसे अधिक यौगिक का निर्माण करने वाला तत्व कौन सा होता है? कार्बन। ये ध्यान रखना है। क्या? पृथ्वी पर सभी वस्तुओं में क्या होता है? कार्बन होता है, कार्बन होता है, ठीक है, कार्बन होता है, ठीक। और सबसे अधिक यौगिक का निर्माण कार्बन जो है, कार्बन क्या? हाइड्रोजन के साथ करता है, हाइड्रोजन के साथ करता है, और इसको नाम देते हैं हाइड्रोकार्बन। इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन के नाम से इसको जाना जाता है। और ऐसा क्यों होता है? कार्बन की टेट्रावैलेंसी, कार्बन की टेट्रावैलेंसी नामक गुण के कारण, टेट्रावैलेंसी नामक गुण के कारण जो होता है ये घटना होती है, ठीक है। उसमें 4 बॉन्ड जो होते हैं उसकी वजह से। तो कुल मिला के 20 का जो है करेक्ट आंसर क्या निकला? बी निकला। कार्बन जो है सबसे अधिक कंपाउंड का क्या करता है? निर्माण करता है। करेक्ट आंसर निकला बी, बी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। 21, एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन सा मुख्य खनिज? एल्यूमिनियम का एक्चुअली में मिनरल्स पूछ रहा है। देखिए, मिनरल्स पूछे सही बात है, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर है कि ओर्स पूछे। क्या पूछे? ओर्स, अयस्क। क्योंकि ध्यान रखिए, मिनरल और अयस्क में एक अंतर होता है। क्या अंतर होता है? कि जिस खनिज से धातु को कम खर्च में तथा आसानी से प्राप्त किया जाए, ठीक है, किया जाए, उसी को क्या कहेंगे? ओर्स कहेंगे। इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी खनिज हैं उसमें से कुछ ओर्स हो सकते हैं, कुछ ओर्स नहीं होंगे,
लेकिन जितने भी ओर से वो सारे के सारे क्या होंगे, खनिज ही होंगे। ठीक है, तो सभी अयस्क क्या होंगे, खनिज होंगे, खनिज होंगे, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होंगे। सभी जो खनिज है वो अयस्क नहीं होंगे। वही खनिज अयस्क होगा जिस खनिज से धातु को आसानी से अयस्क, सभी खनिज अयस्क नहीं होगा। ठीक है, वही होगा जिससे धातु को आसानी से निकाला जा सके। अब यहां पे एल्यूमिनियम का ओर्स अगर देखें हम तो कौन सा, बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का ओर्स एक्चुअली में क्या है, बॉक्साइट होता है। ठीक है, हेमेटाइट, हेमेटाइट किसका होता है, लोहे का अयस्क होता है। देखिए Fe2O3 ये हेमेटाइट हो गया। ठीक है, Fe3O4 मैग्नेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट। FeCO3 ये सीडेराइट हो गया, क्या, सीडेराइट। और FeS2 ये क्या हो गया, आयरन पायराइट्स हो गया, आयरन पायराइट्स। ये सभी क्या, लोहे के हो गए अयस्क, लोहे के अयस्क। ठीक है, अयस्क या मिनरल्स, खनिज जो भी कहें। यहां ध्यान रखना है मैग्नेटाइट जो है ये प्रथम चुंबकीय पदार्थ था जिसको पृथ्वी पर ढूंढा गया था। वो क्या था, तो वो लोहे का एक अयस्क था। क्वेश्चन पूछेगा प्रथम चुंबकीय पदार्थ कौन, तो लोहे का एक अयस्क जिसका नाम मैग्नेटाइट, Fe3O4 इसका केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, लिग्नाइट तो कोयले का एक प्रकार होता है, कोयले का एक क्या होता है, एक प्रकार होता है लिग्नाइट, जिसमें लगभग 40 से 45% क्या होता है, कार्बन होता है। क्या होता है, कार्बन होता है। तो इस तरह से करेक्ट आंसर 21 का क्या निकला, सी निकला। सी जो है 21 का करेक्ट आंसर निकला। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, ठीक है, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर। ये तो सही है, सही है, ये भी तो सही लग रहा, क्योंकि सब्जियों के साथ अगर हम यहां पे फल फूल जोड़ दें और सब्जियों की खेती, तो हॉर्टिकल्चर तो होता है जिसको बागवानी कहा जाता है ना, बागवानी। तो ये कोई गलत तो नहीं है, ये भी तो सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं, सारे सुमेलित ही माने जाएंगे, इनमें से कोई नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, सब्जियों की खेती को स्पेशली कुछ क्या कहेंगे, सब्जियों की खेती में फल फूल सब्जी सबको मिला जुला के हम क्या कहते हैं, बागवानी कहा जाता है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर। तो यहाँ पे सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है 22 का यहाँ पे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आप ई लगाइए। ठीक, ई लगाइए, क्योंकि सब्जियों के अलग से कोई खेती को कुछ नहीं कहा जाएगा, वेजिटेशन के नाम से जानते नहीं है, तो हॉर्टिकल्चर में ही हम लोग इसको देखेंगे। ठीक, तो 22 का करेक्ट आंसर ई होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। सारे यहां पर क्या है, सही हैं, सारे जो है वो क्या है, वो सही हैं। ठीक है, सारे सही हैं। आइए नेक्स्ट, सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये देखना है। अच्छा, कौन सा कथन सत्य है, ठीक, ये देखना है। ये जीवित व मृत की सीमा रेखा पर होते हैं, पहला पॉइंट ये है। ठीक है, पहला पॉइंट है कि जीवित व मृत की सीमा रेखा पर होते हैं, गलत है। जीवित व मृत की सीमा रेखा पर जो होता है वो वायरस होता है, वायरस। ठीक है, वायरस, पहला पॉइंट ये, वो वायरस होता है। ये वनस्पति जानवर की सीमा रेखा पर ये भी फालतू है, इसका कोई लिंक नहीं है। ये फूल देने वाली, ये वनस्पति जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं, ये भी सही नहीं है। ये फूल देने वाली, वो फूल न देने वाली वनस्पति, ये कोई मत। कुल मिला के करेक्ट आंसर है, इसमें से कोई नहीं होगा, ई इसमें करेक्ट आंसर है। जो ये बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया ये जीवित और मृत की सीमा रेखा पर नहीं होते, मृत और जीवित की सीमा रेखा पर वायरस होता है। वायरस के बारे में क्या कहा जाता है कि जब ये किसी सजीव पर रहेगा, सजीव पर इसको डाल दिया जाए तो ये फिर जीवित रह जाएगा, और जैसे इसको क्रिस्टल के रूप में कन्वर्ट करके रख दिया जाए एक बोतल में, तो ये हजारों सालों तक पड़ा रहेगा, और 1000 साल तक जो है ये क्या है, ये जो है मृत रूप में रहेगा, मृत रूप में रहेगा। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या निकल के आया, यहां अगर वायरस लिखा होता तो इसका आंसर करेक्ट था। ठीक है, क्योंकि वायरस जो है हजारों साल तक मृत रह सकता है। अगर इसको हम पानी के अंदर जमा दें, यानी बर्फ के क्रिस्टल में, और फिर उसको अगर किसी सजीव पर रख दें तो फिर वो जिंदा हो जाता है।
अपना काम करता है। तो वायरस को जीवित व मृत की सीमा रेखा पर माना जाता है। धरती पर का एकमात्र ऐसा ये जीव है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, वायरस, न कि बैक्टीरिया। तो करेक्ट आंसर 23 का क्या निकल के आया? ई, इनमें से कोई नहीं। 24 है, सबसे बड़ा इसमें इनवर्टेब्रेट कौन सा होता है? सीधे याद रखना है, सबसे बड़ा जो इनवर्टेब्रेट है वो एक्चुअली में स्क्विड को कहते हैं, स्क्विड, यानी सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये सबसे बड़ा इनवर्टेब्रेट होता है, मतलब जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती हो, नहीं हो, वो एक्चुअली में क्या कहलाता है? इनवर्टेब्रेट कहलाता है। ह्यूमन जो है, ह्यूमन ये वर्टेब्रेट की कैटेगरी में आता है, क्योंकि इस पे रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट बोन्स जो है शरीर की होती है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या था? अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक दिवस 2024 है उसका विषय एक्चुअली में क्या है? चलो आगे बढ़े और जश्न मनाएं, ये था, ठीक है, आगे बढ़ के जश्न मनाने की बात कह रहा था। तो 33 का करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी हो गया। 33 का करेक्ट जो आंसर है बी हो गया। हाल ही में किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो वर्ल्ड बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने। अभी सरकार जो है हरित हाइड्रोजन पे जोर दी हुई है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि हरित हाइड्रोजन का मतलब होता है पानी से हाइड्रोजन की प्राप्ति, हाइड्रोजन की प्राप्ति, एक तो पॉइंट ये हो गया, और दूसरा उस प्राप्ति के लिए जो ऊर्जा होगा, वो जो ऊर्जा है वो एक्चुअली में रेन्यूएबल सोर्स से आएगा। रेन्यूएबल सोर्स यानी नवीकरणीय, नवीकरणीय, जैसे में आ गया सौर से, सौर ऊर्जा से, ठीक है, पवन ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से, इस प्रकार से बिजली को जो बनेगी, मिलेगी, उस बिजली से पानी को तोड़ के हाइड्रोजन को प्राप्त करना, ये हरित हाइड्रोजन कहलाता है। 34 का हो गया ए। नेक्स्ट पे आइए। हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? अनामिका बी राजीव, नाम को याद रखना है। ये नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनाई गई है। कौन? अनामिका बी राजीव। तो 35 का करेक्ट आंसर आपके पास क्या आया? बी आया। 35 का करेक्ट आंसर है बी, बी। आइए उसके बाद डीआरडीओ द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए स्मार्ट प्रणाली का पूर्ण रूप नाम क्या है? पूर्ण नाम है इसका सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ ट्रोपेजोडी, ठीक है, सबमरीन मिसाइल असिस्टेड रडार टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी 2 पॉइंट है इसमें। तीसरा है स्ट्रेटेजिक मिसाइल एंड रडार टेस्टिंग। एक्चुअली इसका जो फुल फॉर्म है वो ए है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ ट्रोपेडो। ट्रोपेडो, यहां पे ये टारपीडो जो नाम आएगा ना, इससे दिमाग में रखना है कि टारपीडो जो है ये एक श्रेणी होता है, ये एक रेंज होता है किसका? सबमरीन का, पनडुब्बी का। पनडुब्बी का एक जो क्या होता है, ये रेंज होता है, जिसको हम टारपीडो रेंज के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ए आ गया। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के संबंध में कथन कौन सा सत्य है, ये पूछ रहा है। राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार अरुण योगी राज हैं। ये बात तो सही है, इसीलिए ये आदमी फेमस हुआ, क्योंकि इसने मूर्ति का निर्माण किया था। मंदिर के प्रमुख वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुर, ये भी सही है। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए, ये भी बात सही है। कुल मिला के करेक्ट आंसर क्या हो गया? डी। डी जो है इसका क्या हो गया? 37 का करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 38, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार स्वदेश दर्शन 2 के तहत कितने करोड़ रुपए का परिव्यय किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर ये है 38। ये कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 में स्वदेश दर्शन 2 जो ये योजना है, इसके लिए खर्च किया जाएगा लगभग 38 करोड़ रुपए का बजट इसमें रखा गया है। 3800 करोड़ रुपए का बजट है। तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार ये है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 38 का सी। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार अगले 2 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा? टारगेट 1 करोड़ का है, जुड़ेंगे कितना वो बाद की बात है। 1 करोड़ का टारगेट रखा गया है। किनको? प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती की जब बात होगी तो यहां पे जैव उर्वरक होगा, जैव उर्वरक, उर्वरक, ठीक है, उसके साथ देसी जो बीज होता है फसल का, उसका उत्पादन, उसके साथ जो है
औषधीय गुण वाले पौधे जो हैं, औषधीय पौधे, इनका उत्पादन, ठीक है, ये सब चीजों को हम प्राकृतिक खेती में जोड़ सकते हैं। तो 39 का करेक्ट आंसर आपके पास ये निकला। और आयुष्मान भारत जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए वित्त वर्ष 24-25 में कुल 7300 करोड़ रुपए रखा गया है, ठीक है। 7300 करोड़ का जो बजट है ये प्रावधान किया गया है कहां, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो 40 का करेक्ट आंसर क्या निकल के आया, ए निकल के आया, ए निकल के आया। ठीक, आगे चलिए। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। पहला ऑप्शन ये दिया हुआ है, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा है यह भूमंडलीय स्तर पर पर्यावरण के मुद्दों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करता है, वो तो यूएनईपी के माध्यम से होगा, ठीक है, यूएनईपी के माध्यम से। यह ओईसीडी के अधीन एक अभिकरण है जो अल्प विकसित देशों को उनके पर्यावरण की सुरक्षा के लिए विशिष्ट उद्देश्य से टेक्नोलॉजी और निधियों का अंतरण सुकड़ बनाता है। इसमें से पहले स्टेटमेंट पे चलिए, दोनों अलग है। जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी, इस बायोडायवर्सिटी पर जितने भी प्रकार के अभिसमय मतलब होता है ट्रीटी यानी संधि, जो दो या दो से अधिक देशों के बीच हो, ठीक है, और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है, अभिसमय है, उसके लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। यानी फाइनेंस, पैसा कहां से आएगा, इसकी देखरेख होती है जैव विविधता को बचाने के लिए। ये यहां पर करेक्ट आंसर ए है। जैव विविधता के बारे में हमेशा मैंने पॉइंट कहा है कि ये जो एक कार्टेजना प्रोटोकॉल जो है, प्रोटोकॉल, ठीक है, इसका संबंध किससे है, तो जैव विविधता से ही होता है। ठीक, एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरी बात ये, जैव विविधता जो है ये अधिकतम कहां पाई जाएगी, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर, तो पृथ्वी पर अधिकतम ये पाई जाएगी भूमध्य रेखा के निकट। कहां, भूमध्य रेखा के निकट। और न्यूनतम कहां पे जैव विविधता होगी, न्यूनतम होगी आपके पास ध्रुवीय क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में। ठीक, अच्छा, जैव विविधता को सबसे अधिक नुकसान किससे होता है, अगर क्वेश्चन आ जाइए, जैव विविधता, ठीक है, को सबसे अधिक नुकसान जो होगा वो किस चीज से होगा, तो वो होगा मानवीय हस्तक्षेप से। मानवीय हस्तक्षेप, आदमी जहां जहां पहुंचेगा, अपने काम को शुरू करेगा, विकास शुरू करेगा, वहीं से जैव विविधता का नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे अधिक जैव विविधता का नुकसान मानवीय हस्तक्षेप से होता है। ठीक, 48 का करेक्ट आंसर आपके पास ए आया। पर्यावरण के परिरक्षण और संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब लाया गया था, 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया। और जो 1972 है इसमें वन्य जीव अधिनियम लाया गया था। क्या, वन्य जीव अधिनियम, अधिनियम जो है ये 1972 में लाया गया था, वन्य जीव अधिनियम। 1952 में क्या लाया गया था, ये लाया गया था वन नीति, वन नीति। इस वन नीति में संशोधन कब किया गया, इस वन नीति में जो है संशोधन हुआ 1988 में, 1988 में। और इसी 1988 में यह प्रावधान किया गया कि 33% क्षेत्र पर, देश के 33% क्षेत्र पर जो है वन का होना आवश्यक है। वन का होना क्या है, वो आवश्यक है, 33% क्षेत्र पर होना चाहिए। तो 49 का करेक्ट आंसर क्या निकला, ए निकला। 49 का करेक्ट जो आंसर है वो ए निकला। और सबसे अंत में, निम्नांकित में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा। अगर ग्लोबल वार्मिंग की घटना बहुत ज्यादा बढ़ती है तो बार बार वैज्ञानिक कर रहे हैं कि सबसे पहला काम जो होगा वो क्या होगा, ग्लेशियर पिघल जाएंगे। ग्लेशियर जो है वो पिघलेंगे और अगर ग्लेशियर पिघलते हैं तो समुद्री स्तर क्या होगा, बढ़ जाएगा। समुद्री जो स्तर है वो क्या होगा, उसमें वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार से आर्कटिक और ग्रीनलैंड के जो हिम चादर हैं, आर्कटिक के साथ अंटार्कटिका भी जोड़ लो, अंटार्कटिका, ये सब के सब जो बर्फ जमे हुए हैं साफ पानी के, वो क्या होंगे, पिघल जाएंगे। सबसे अधिक इफेक्ट पड़ेगा ग्लोबल वार्मिंग का ए, यानी किस पर, ध्रुवीय प्रदेश में ग्लेशियर के पिघलने पे। ग्लेशियर के पिघलने से समुद्र का स्तर बढ़ेगा और समुद्र के स्तर बढ़ने से
वहां के जो शहर हैं वो धीरे धीरे करके पानी में डूबते चले जाएंगे। सबसे अधिक खतरा दुनिया में किसको है? मालदीव को है। ध्यान रखिएगा, मालदीव को सबसे अधिक खतरा है ग्लोबल वार्मिंग से। ठीक है, इसके कई बहुत बड़े क्षेत्र पानी में डूब चुके हैं, समुद्र का स्तर बढ़ गया है। ठीक, तो करेक्ट आंसर यहां पर 50 का क्या आया? ए आया। करेक्ट आंसर ए आया। तो आज की क्लास यहीं तक। अब मैथ वाले सर जो है मैथ का डिस्कशन करवाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके पास आया है कि दो संख्याओं का योग दिया गया है 15 है तथा दोनों संख्याओं का गुणोत्तर माद और एम से, गुणोत्तर माद मतलब जीएम होता है, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और नहीं एम कर दीजिएगा, एम मतलब अर्थमेटिक मीन हो गया, ठीक है, अर्थमेटिक मीन हो गया से 20% कम है। कौन? तो गुणोत्तर माद जीएम। तो संख्या क्या होगा? एक बात बताओ, दो ऐसी संख्या ढूंढना है जो कि जोड़ने पे 15 आ जाए। मेरे प्यारे मित्र, जोड़ने पे दोनों संख्या अगर जोड़ोगे a प्लस बी मान लो, जोड़ने पे 15 आ जाए। पहली बात, पहला क्या है? तो जीएम जो होता है वो दो संख्या के बीच में निकाला जाता है रूट अंडर ए बी, और अर्थमेटिक मीन जो होता है दो संख्याओं के बीच में दोनों संख्या को जोड़कर, अर्थमेटिक मीन का मतलब सीधा सीधा समझो कि आपका जो है मीन मतलब माद होता है, माद निकालना, दोनों संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे देना है। मेरे प्यारे मित्र, सबसे आसान होता है कि ये दोनों में से, ये ऑप्शन में से ही ढूंढ लो, सबसे बढ़िया रहेगा। आप इसको रखोगे यहाँ, कभी स्क्वायर रूट बाहर नहीं आएगा। ये रखोगे, ये 13 दूनी 26 होता है, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन होने के चांस है, बी नंबर। देखो, रख कर देखो, तो अगर संख्या हमारा 12 और 13 हुआ, जोड़ेंगे 15 भी आ जाएगा, और 12 3 36 रूट अंडर 12 गुना 3 करोगे तो 36 का 6 निकल कर आएगा। यहां रखोगे 12 प्लस 3 15 होता है, बटा में 2 करोगे तो 7.5 आ गया। तो दो संख्याएं का अगर अर्थमेटिक मीन देखते तो 7.5 आया, ज्योमेट्रिक मीन देखते तो 6 आया। देखो कितना कम है सर जी, देख रहे तो 1.5 कम है। कहां से? तो 7, इतना से। परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुना करो, ये कट जाएगा, 15 5 75, ये हो गया 20% कम है। जो कि क्वेश्चन में बोला कितना परसेंट कम है? तो 20% कम है। मतलब हमारा आंसर सीधा सीधा क्या हो गया मेरे प्यारे मित्र? बी हो गया। चलिए बुआ, आगे बढ़ते हैं। अब इसकी एचसीएफ निकालना है मेरे प्यारे मित्र। एचसीएफ निकालोगे आप फंस जाओगे। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसको जैसे भी कुछ भी करोगे तो थोड़ा सा यहां से तो कुछ कॉमन आ जाएगा, यहां से आपको समझ नहीं आएगा क्या कॉमन होगा। तो मेरे प्यारे मित्र, सीधा सीधी बताते हैं कि पहला ऑप्शन को पुट करो। अगर ये हमारा एचसीएफ हुआ तो इसको सेटिस्फाई ये लोग करेगा, मतलब पूरा पूरा ये इसको डिवाइड कर देगा। तो अगर x प्लस 4 बराबर में 0 लेते हैं तो x की मान, सॉरी ये पहला ऑप्शन में क्या है, x प्लस 2 बराबर में 0 लेते हैं तो x की मान पुट करके देखो -2 क्या सेटिस्फाई करता है? तो -2 का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये -4 0 सेटिस्फाई कर गया। मतलब ये इसकी फैक्टर है, और इसकी फैक्टर देखो ये है। तो देखो स्क्वायर करके ये -2 रखो तो -2 का स्क्वायर 4 होगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 यहाँ रखोगे, प्लस माइनस था 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, माइनस में प्लस में 2 हो जाएगा, -6। तो 4 2 6, 6 में से 6 गया 0। मतलब यहां भी सेटिस्फाई कर रहा है, यहां भी सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन ए होने की चांस है। बी देखो कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा, सी तो कभी कतई सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है, करेगा क्या? कभी नहीं करेगा, कभी होगा ही नहीं। तो हमारा डायरेक्ट ऑप्शन ए ही हो जाएगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, इसमें बोला सबसे छोटा कौन है? तो मेरे प्यारे मित्र, इसमें छोटा करने के लिए रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, ऐसे का पहले सजा लेंगे, और 2 पे क्यूब रूट है, क्यूब रूट का मतलब हो गया 1/3 पावर में। स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, और ये क्यूब रूट का मतलब होता है पावर में 1/3। मेरे प्यारे मित्र, सब के नीचे में जितना है उसकी एलसीएम लेके गुणा कर दो, 2 3 2 3। तो इससे क्या फायदा होगा सर? पता चल जाएगा कौन छोटा कौन बड़ा है। तो अगर 6 2 3 6 का 2 3 का एलसीएम क्या होता है? 6 होता है। 6 से यहाँ पे गुना करोगे, 6 से यहाँ भी गुना करोगे, 6 से यहाँ भी गुना करोगे, 6 से यहाँ भी गुना करोगे, ये कितना हो जाएगा? काटोगे तो सर 3 होगा, तो 3 पे पावर 3, ये हो जाएगा 2 पे पावर 2, और ये हो जाएगा 2 पे पावर 3, और ये हो जाएगा 4 पे पावर 2।
तो सबसे छोटा तो मुझे यही, क्योंकि सबसे छोटी संख्या है और 2 पे पावर 2 ही है, ये सब तो बहुत बड़ा बड़ा है, तो सबसे छोटा यही हुआ। सबसे छोटा ऐसे देख लो ना, पावर करके 3 पे पावर 3 कितना होता है 27, ये कितना हो गया 4, ये 8 और ये 16, सबसे बड़ा ये हुआ और ये छोटा हो गया प्यारे मित्र, ये छोटा हो गया। तो ये छोटा 2 नंबर में है, और 2 नंबर में है क्या, तो 2 नंबर में क्या है, तो 3√2 मतलब क्यूब रूट ऑफ 2, तो सबसे छोटा पूछा है तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वह कौन सी संख्या है जिसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 240 हो जाए। कोई संख्या मानो x है, इसी संख्या को इसके वर्ग पे जोड़ोगे तो ये 240 के बराबर हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र इसमें से x कॉमन ले लीजिएगा तो x प्लस 1 बचेगा। यहाँ देखो, यहाँ से अगर कॉमन लोगे x तो क्या बचेगा सर, 1 प्लस में x बचेगा और ये 240 है। अब ऑप्शन से देखो, अगर x की मान पहला ऑप्शन अगर उठा कर रखते हैं 15, तो 15 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16, और 16 गुना 15 हमारा 240 होता है। मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, यही ए ही होगा। आगे बढ़ते हैं। ये सीधा सीधी आप समझने की प्रयास करेंगे। एक फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर में ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर होता है। इसी फार्मूला पे ये सेट है। ये इसको ए मानो, 137 को ए मानो तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये ए बी हो जाएगा प्लस में, और ये 133 का बी मानो तो बी स्क्वायर हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र ऊपर में जो दिया गया है वो क्या दिया गया सर, ए स्क्वायर प्लस में ए बी और प्लस में बी स्क्वायर दिया गया, और नीचे में दिया गया ए क्यू माइनस बी क्यू। आप जानते हैं इसकी फार्मूला होता है ए माइनस बी, क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और ए बी और प्लस में क्या होता है तो बी स्क्वायर। मेरे प्यारे मित्र इससे ये कट जाएगा तो आंसर आएगा 1 माइनस ए माइनस बी। तो 1 और ए माइनस बी, ए का मतलब 137 हो गया और बी का मतलब हो गया 133। इसको घटाएंगे तो 1 बाय कितना आएगा 4 आएगा। आंसर क्या होना है तो सी होना है। आंसर मेरे प्यारे मित्र क्या होना है तो सी होना है। सी आएगा बुआ, 4 नहीं होगा सी होगा, ध्यान रखना 1/4 होगा। देख लीजिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया दूध और पानी के 40 लीटर के मिश्रण में 10% पानी है। नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए मूल मिश्रण में लिए जाने वाले पानी की कितनी मात्रा है। देखोगे आप मिश्रण में पहले देख रहे हैं क्या है तो सर जी मिश्रण में 10% पानी है। आपने अलग से पानी डालने के लिए सोचे तो पानी अपने आप में 100% होता, और ये मिश्रण में करना चाह रहे डालकर 20%। तो आप बताओगे 20 में से जाएगा, एलिगेशन जानते अंतर लेते 80 होगा, ये 10 होगा, अनुपात लिए तो ये 8:1 आ गया। मेरे प्यारे मित्र ये मिश्रण पहले कितना लीटर का था 40, तो 40 यहाँ 8 आया, क्वांटिटी 8 आया, 8 बराबर 40 तो 1 बराबर में 5, इधर से कितना हो जाएगा 5। मतलब 1 की मान अगर 5 आया तो कितना डालने की प्रयास कर रहे पानी, 5 लीटर डालोगे पानी तो हमारा मिश्रण में 20% पानी आ जाएगा, पानी की परसेंटेज बढ़ जाएगी। बोला गया 3 संख्या का अनुपात इस अनुपात में दिया गया, इनके वर्ग का योगफल दिया गया है। मेरे प्यारे मित्र जब भी वर्ग करो गुना करो रेशियो में तो हमेशा कुछ ना कुछ कांस्टेंट टर्म मानो, कांस्टेंट टर्म के साथ में कुछ ना कुछ वेरिएबल टर्म को जरूर मानो, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो अपने मन से x लगा दो, इस सब में x लगा दोगे तो एक x का स्क्वायर हो जाएगा, 2x का स्क्वायर करोगे 2x का तो 4x स्क्वायर हो जाएगा और 3x स्क्वायर, और ये सब का योग बोला गया है 100 कितना 26 है, 126 है। मेरे प्यारे मित्र सबको जोड़ोगे 4 3 7 और 1, 4 3 7 और 1 8x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और बराबर में 126। अगर कटता है तो काट दीजिए, 8 से इसको काटोगे तो 8 1 आई 8, ये तो पूरा पूरा कटेगा नहीं, 4 होगा, ये तो कट नहीं रहा है। 2 से काटोगे तो ये 4 होगा और 2 से काटोगे तो ये 6 और 3 63 हो रहा है। x स्क्वायर की मान 63/4 126, तो संख्याएं होगी, क्या हो गया ये 126। यदि इनके वर्गों का योग ना है तो 3 का स्क्वायर 9 लिखना भूल गए थे, 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर 4x होता है और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 9x, 126 हो गया, ठीक है 126 हो गया, 14x स्क्वायर 126।
64। इससे 9 बार में एक्स स्क्वायर की मान 9 तो एक्स की मान 3, तो संख्या हो जाएगी, पहली संख्या एक्स है तो 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा। बाय ऑप्शन से भी चेक कर सकते, सबका स्क्वायर करके जोड़ दोगे यही संख्या आ जाएगा। ठीक है, सबको स्क्वायर करके जोड़ दोगे यही हो जाएगा। ऐसे हम पूरा बना दिए हैं। चलिए आज का ये लास्ट प्रश्न है मैथ का। बोला गया 12 सदस्यों का समूह का औसत दिया गया है, कितना है? स्कोर 8 था, जबकि n सदस्य एक अन्य समूह का औसत वाले स्कोर 10 था। और संयुक्त मतलब सभी को मिला दिया तो ये हो गया। हुआ क्या कि एक क्लास में मानो 12 सदस्य था, उसकी औसत 8 था। एक क्लास में n सदस्य था, n की मतलब संख्या मुझे मालूम नहीं है, उसकी औसत स्कोर 10 था। आज सभी को मिला दिए तो औसत स्कोर कितना हो गया? 9.2 हो गया। तो औसत क्या होता है? योग बटा संख्या, कुल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सभी को जोड़िए और संख्या से भाग दे दीजिए। मेरे प्यारे मित्र, अगर आप इसमें देख रहे हो तो योगफल क्या होता? औसत गुना संख्या। तो 12 सदस्य है, 8 औसत है, तो 12 8 96, टोटल कितना हो गया? तो यहां से 96 प्लस में n सदस्य है और इसकी औसत 10 है, तो योगफल कितना हो जाएगा? तो 10n। तो सभी का औसत अगर निकालना चाहे तो 12 सदस्य प्लस में n, तो 12n ये औसत हुआ। और ये औसत हो कितना गया? संयुक्त औसत, तो 9.2 हो गया। इधर गुना करोगे तो ये 96 हो जाएगा प्लस में 10n। ठीक है, ये गुना करोगे तो 12 दूनी 24, 12 नमा 78 से 108 और 10 ये हो गया। ठीक है, और एक अंकों के बाद दशमलव, और ये इधर जाके गुना होगा तो 9.2n ये हो गया। अब इधर जाएगा तो 0.8n, अब ये इधर घटेगा तो 4 होगा, और 10 में से 9 जाएगा तो 1 होगा पॉइंट, ये उड़ोगे। 18 कितना होगा? 18 का 8, 8 6 14, 8 8 64, n की मान आ जाएगा 18 बच्चा। ऑप्शन ए। दूसरे समूह में n की संख्या आ गया 18। आज की क्लास मेरे प्यारे मित्र, मेरे स्टोमक में मतलब पेट में दर्द हो रही है। अब तो क्लास ऐसे भी समाप्त ही हो गया, क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। कोई दिक्कत है तो बताओगे, कोई तरह का समस्या है तो बताओगे। ठीक है बउआ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।